देखिए, हमने देखा था कि जो हमारा जीव जगत था, जीव जगत को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक? ये हमने देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा जीव जगत है, जीव जगत में जितने नाम दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पहला संघ पोरिफेरा संघ था, तो हमने देखा था कि जो हमारा पोरिफेरा संघ है, आखिर वह जो पोरिफेरा नाम है, उस नाम की विशेषता क्या है? मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग का कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, जैसे कि कोमल हुआ, सुमन हुआ, आकाश प्रकाश, ये सभी जो नाम होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। वैसे ही जो हमारा पोरिफेरा, वैसे ही जो हमारे जीव जगत के संघ होते हैं या फिर जो इनके वर्ग होते हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हमने स्पष्टता देख लिया। वास्तव में मानिए कि जो हमने ना वहाँ पर नाम की विशेषताएं देखी थी, वही इस वर्ग में पाए जाने वाले जो जीव होंगे ना, मतलब वही जो लक्षण होंगे प्राप्त होंगे। देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा जीव जगत था, जीव जगत का जो हमारा पहला वर्ग था, वह था हमारा पोरिफेरा संघ। गर्मी को ज़्यादा ही मेरे को थी ना। देखिए, हमने देखा था कि जो हमारा जीव जगत होता है, जीव जगत का जो हमारा पहला वर्ग होता है, इसे हम कहते हैं पोरिफेरा। पोरिफेरा, आप वर्ग कह लीजिए या फिर संघ कह लीजिए। तो हमने देखा था कि जो हमारा पोरिफेरा संघ था, ये 2 वर्डों से मिलकर बना था। पहला जो वर्ड था यह था पोरस, और जो दूसरा वर्ड था फेरा। पहला जो वर्ड था इसका यह था हमारा पोरस, और जो इसका सेकेंड वर्ड था ये था हमारा फेरा। हमने देखा था कि जो पोरस का अर्थ होता है छिद्र होता है, और जो हमारा फेरा होता है जिसको धारण करने वाला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पोरिफेरा संघ में वे जीव आते हैं जो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं छिद्र को क्या होते हैं, धारण किए होते हैं। वैसे बताऊं तो आप ना, अगर आपको सभी संघों या फिर सभी वर्गों को एकदम अच्छे से याद करना है ना, तो उस संघ में पाए जाने वाले आप ना एक जीव को पकड़ लीजिए। उस संघ में पाए जाने वाले आप एक जीव को पकड़ लीजिए, उस जीव की जितनी विशेषताएं हैं ना, जितने लक्षण हैं, उनको सब लिख दीजिए, आपका एक संघ कंप्लीट हो जाएगा। और ना, अगर आप एक संघ में पाए जाने वाले, अगर एक संघ में पाए जाने वाले केवल एक जीव के लक्षण को याद रखते हो, तो मतलब क्या कहते हैं, ये सच मानिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर उस संघ में रखा गया है, अगर वह जीव है, अगर उस संघ में रखा गया है, तो उसकी कुछ उस विशेषताओं के कारण ही तो रखा गया है। और जो विशेषताएं हैं, नॉर्मल सी बात है, उस संघ में पाए जाने वाले सभी जीव में पाई जाएंगी। तो अगर हम ये याद करते हैं, तो जो हमारा संघ है, संघ पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हो कि जो हमारा पोरिफेरा संघ है, ये जीव जगत का सबसे पहला संघ है। तो हम कह सकते हैं कि इस संघ में जो पाए जाने वाले जो जीव होंगे, ये क्या होंगे, एकदम सरल होंगे। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोग का जो निर्माण हुआ है, ये लगभग 10-11 संघों के बाद हुआ है। अब जो पहला संघ होगा वो का एकदम नॉर्मल होगा, सूक्ष्म होगा, या फिर कुछ ना कुछ उसमें विशेषताएं होंगी। तो याद रखिएगा कि इस संघ में जो जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, एकदम इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एकदम सरल होते हैं। इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, ये सरल होते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय होते हैं। जानते हो कि जो एनिलिडिया संघ होता है, एनिमेलिया संघ होता है, अर्थात जो जंतु जगत होता है, जंतु जगत में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये भी क्या होती है, ये भी बहुकोशिकीय होती है, लेकिन इनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि क्या कर दे, उत्तक का निर्माण कर दे। तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है उत्तक का विभेदीकरण नहीं होता है, बस यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें बस कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उनके कार्य होते हैं, वो अपने कार्यों को करती हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसकी एकदम अच्छे से डिफिनेशन छोड़ दीजिए, इसकी विशेषता, इसके पॉइंटों को याद करने का, तो इसमें याद रखिएगा एक सबसे अच्छा जीव साइकान। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने साइकान का नाम जो ना अवश्य सुना होगा। ठीक, तो इसमें का एकदम बढ़िया से याद नाम रखिए, साइकान। और साइकान को याद रखते रहिए, और इसके संग की आप पूरी विशेषता एकदम इजिली बहुत ही तरह से आप जान जाओगे। देखिए, आपने साइकान देखिएगा कि जो हमारा साइकान होता है, साइकान कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारा साइकान होता है, साइकान कुछ इस प्रकार का हमारा ये का होता है, ये हमारा साइकान कुछ इस प्रकार का जीव होता है। मैंने कहा कि जो पेरिफेरा होता है, पेरिफेरा का अर्थ होता है हमारा ये छिद्रों को धारण करने वाला। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें जब ये पाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, छिद्र जरूर होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, ये हमारा छिद्र पाया जाता है। जो हमारा पोरफेरा संघ जीव होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इनमें हमारा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को हम आष्टिया कहते हैं। जो पोरफेरा संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जीवों में जो छिद्र पाया जाता है, इन छिद्रों को हम आष्टिया कहते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, आष्टिया कहते हैं, आष्टिया कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो ये छिद्र है, इन छिद्रों का कार्य क्या होगा। तो इसको समझने के लिए ना, मान लीजिए कोई आप ड्रम रम लीजिए, वैसे ड्रम इसमें प्रचलन में है, तो कोई आप ड्रम रम लीजिए और ड्रम में बहुत सारे छिद्र कर दीजिए। उनको छिद्र करके आप किसी तालाब में, नदी में, समुद्र में रख दीजिए। आप देखोगे कि जो जल होगा, आप देखोगे कि जो ड्रम होगा, ड्रम में ड्रम में जो हमने छिद्र किया है, उन छिद्रों के द्वारा से क्या होगा, जो जल होगा वो उस ड्रम में प्रवेश करेगा। उन छिद्र के द्वारा जो जल होगा, जल उन ड्रम में क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो वैसे यहाँ पर ना, ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्र के द्वारा कह सकते हो कि जो आष्टिया होती है, आष्टिया से जो जल होता है, ये इस पादप के अंदर या फिर इस जीव के अंदर का होता है, प्रवेश करता है।
इस जीव के अंदर प्रवेश करता है। इस जीव के अंदर ना जो आष्टिया होती है, ये जो छिद्र होता है, ये एक नाल से जुड़ी होती है। मान लीजिए कि ये ऊपर ऊपर छिद्र है और इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी नलिकाएं होती है। तो ये जिस नलिका से जुड़ रहती है ना, इस नलिका को हम कहते हैं नालिका प्राण। याद रखिएगा कि इस नलिका को हम कहते हैं नालिका प्राण, नालिका प्राण, नालिका प्राण। और ये जो नालिका प्राण या फिर नली प्राण होती है ना, ये जा करके इस गुहा में खुलती है। ये जो हमारी नलिका प्राण होती है, जा करके मान लीजिए गुहा है, इस गुहा में खुलती है। इस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा। कह सकते हो कि जो हमारी आष्टिया की नली होती है, आष्टिया की नली जिस गुहा में जाकर खुलती है, उस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा। इस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा। इस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा का कार्य क्या होगा कि जो हमारे आष्टिया के द्वारा जो जल आ रहा है, जल में जो जल आ रहा है, उस जल में जो खनिज लवण है, जो खाद्य पदार्थ है, जो ऑक्सीजन है, उसका अवशोषण करके उस जीव को जीवित रखने में क्या करती है या सहायता करती है। कह सकते हो कि जो हमारा स्पंज गुहा होता है ना, ये मात्र एक ऐसा गुहा होता है जो पूरे पौधे को या फिर पूरे जीव को चलाने का कार्य करता है। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा पोरफेरस, ये जो हमारा साइकान है, साइकान का है, एक आधार से लगा हुआ है। यह वृक्ष की पौधों की भांति है। ये होता तो पौधों की भांति है, वास्तव में ये होता तो पौधों की भांति ही है, लेकिन ये वास्तव में पौधा होता नहीं, ये एक जीव है। ये आप देख रहे हो कि ये पौधों के ना, मतलब ये पौधों की तरह किसी न किसी आधार से चिपका हुआ है। जैसे कि आप किसी वृक्ष को देखिएगा तो वह जब मिट्टी से ना चिपका होता है, तो ये भी ना किसी आधार से लगे होते हैं। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते हैं कि कहीं भी चल सकते हैं, फिर सकते। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पैर है, तो हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो मन सो कर सकते हैं। लेकिन इनमें ये क्षमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये पहले हमारे प्राणी होते हैं, तो इनमें चलने की क्षमता नहीं, गमन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये क्या होते हैं, किसी न किसी का होते हैं आधार से हमारे चिपके होते हैं, किसी न किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो ना कि ये अगर बात करें उत्सर्जन तंत्र, अगर मैं देखिए, मैं आपको ना बस ये बताऊंगी कि आप ना अगर संघ पढ़ रहे हो, तो संघ जितने संघ है, उन संघ में पाए जाने वाले जितने उत्सर्जन तंत्र, उन उत्सर्जन तंत्र को पढ़ना आप कभी मत भूलिए, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र बहुत मेन होता है। और लगभग, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम अगर एक संघ एक जो को याद कर रहे हैं, तो उसमें पूरी विशेषताएं हमें पता चल जा रही है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि जो उत्सर्जन तंत्र आखिर हो कैसे रहा है। तो उत्सर्जन तंत्र पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए, तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, किसी न किसी का होते हैं आधार से ये चिपके होते हैं। तो ये रहा हमारा का पोरफेरा। आप देख रहे हो कि जो हमारा का है, ये जो हमारा साइकान है, साइकान में जो छिद्र होता है, छिद्र के द्वारा क्या हो रहा है, मतलब लगातार अंदर आ रहा है। जब मान लीजिए जब जल लगातार अंदर आ रहा है, तो ये कहे तो जल नहीं है कि वो पूरा जल वह जो पूरा जल है, वो वही जल पूरा जीवन भर बना रहे। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक बार खाना खा लिया, तो ये तो नहीं है कि जो हम खाना खाए हैं उसमें वही एनर्जी, वही ऊर्जा हमेशा रहे। नहीं, हमें हमेशा जो हमारा जो खाते हैं उसमें जो अपशिष्ट रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर हम नए भोजन का ग्रहण करते हैं। वैसे ही यहाँ पर आष्टिया के द्वारा जल तो जाता है, यहाँ पर आष्टिया के द्वारा तो जल तो जाता है, लेकिन ये जो आष्टिया से द्वारा गया जो जल होता है, ये हमारे आस्कुलम के द्वारा इससे बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं आस्कुलम, इसे हम कहते हैं आस्कुलम, इसे हम कहते हैं आस्कुलम, इसे हम कहते हैं का आस्कुलम, आस्कुलम। याद रखिएगा कि जो हमारा जल होता है, जल हमारे आष्टिया से अंदर उसके प्रवेश करता है और आस्कुलम के द्वारा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा पोरफेरा संघ। पोरफेरा संघ बस इतना याद रखिएगा कि जो पोरफेरा संघ होता है, पोरफेरा संघ ऐसा संघ होता है जिसमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, इन जीवों को हम कहते हैं छिद्रयुक्त जीव। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा साइकान होता है, और साइकान से हमने पूरा निकाल दिया। यहाँ पर देख रहे हो कि ये सबसे पहले प्राणी है, तो इनका शरीर का होता है सरल होता है। इनमें उत्तक का विभेदीकरण नहीं होता है। इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अपने कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कार्य के अनुरूप अपने कार्य करती हैं, लेकिन क्या होती हैं, ये बहुकोशिकीय होती हैं। ये पौधों के भांति अंचल होते हैं, किसी न किसी आधार से चिपके होते हैं। इनमें जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को हम आष्टिया कहते हैं। और जो छिद्रों के द्वारा जो हमारा जल आता है, वह जल जिस भाग के द्वारा इनसे बाहर निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं आस्कुलम। इसके बाद क्या हुआ था, हाँ, और जो हमारा प्राण नाल होता है, नाल प्राण या फिर प्राण नाल होता है, जो आष्टिया से लगा होता है, वह जिस गुहा में आकर खुलता है, उस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा। और स्पंज गुहा, यहाँ पर ना स्पंज जो हमारा शब्द को एकदम अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि इससे इसी नाम से ना इस संघ के आप 2-3 और जीवों के नाम याद रख सकते। जैसे कि हमारा स्पंजिला, यहाँ पर स्पंज है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पंजिला, स्पंजिला, स्पंजिला। और एक और याद रहेगा, यू स्पंजिया, यू स्पंजिया, यू स्पंजिया। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा पोरफेरा संघ हुआ। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा कौन सा संघ था, पीसीपी। तो अगला संघ कौन, हमारा संघ सिलेंट्रेटा,
इसके बाद हमारा कौन सा संघ है? संघ सिलेंट्रेटा। ये हमारा कौन सा है? संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा। आपने देखा था कि जो हमारा सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा पहला शब्द होता है इसे हम कहते हैं सोयल, और जो हमारा सेकेंड शब्द होता है, सेकेंड वर्ड होता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरम अर्थात आंत। तो आपने देखा था कि जो सोयल होता है, सोयल का अर्थ होता है खोखली गुहा, और आपने देखा था कि जो इंटरम होता है, इंटरम का आंत। तो इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ये खोखली गुहा वाले होते हैं। इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं क्या होते हैं? खोखली गुहा। आप बताइए खोखला कैसा होता है? जैसे कि मान लीजिए आप डिब्बा ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक डिब्बा ले लीजिए, तो आप देखोगे ना डिब्बा का होता है खोखला होता है। जो हमारा डिब्बा होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? खोखला होता है। तो इस संघ में पाए जाने वाले जीव भी क्या होते हैं? वो खोखले ही होते हैं। इस संघ का सबसे अच्छा देखिए, हमने देखा था कि उस संघ में जो हमारा संघ पोरिफेरा संघ था उसमें जो कोशिकाएं पाई गई थी, लेकिन उनमें का उत्तक का विभेदीकरण नहीं हुआ था। जब देखिए जब संघ पोरिफेरा खत्म हुआ था, जब संघ सिलेंट्रेटा आया, तो नॉर्मल सी बात है कि जब संघ पोरिफेरा से संघ सिलेंट्रेटा को अलग किया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अधिक रूप से विकास हुआ ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर ना जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा था, संघ पोरिफेरा था, तो वहाँ पर कोशिकाओं का विकास हुआ था, लेकिन उत्तक का विभेदीकरण नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारा संघ का होता है, ये संघ सिलेंट्रेटा होता है, यह संघ सिलेंट्रेटा होता है। इसमें जो होता है हमारे उत्तक का विभेदीकरण होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है? उत्तक का विभेदीकरण होता है। उत्तक का विभेदीकरण होता है। आप देख रहे हो कि ये क्या है? ये खोखले हैं। तो आप देखते हो कि जो खोखला होता है उसमें दो स्तर पाया जाता है। जो खोखला होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्रीथ, तो ब्रीथ हमारा क्या होता है? खोखला होता है, तो उसमें 2 डायमेंशन पाया जाता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए खोखला है तो इसमें भी ना इनका जो शरीर होता है ये द्विस्तरीय होता है। वैसे आप नॉर्मल जानते हो कि जो हम मनुष्य या फिर जो संसार में पाए जाने वाले जो सभी जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है त्रिस्तरीय होता है। लेकिन जो हमारे संघ सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं इनमें इनका जो शरीर होता है ये द्विस्तरीय होता है। अब बात करें कि जो हमारा त्रिस्तरीय होता है, आखिर त्रिस्तरीय होता क्या है? तो देखिए जो हमारा शरीर है या फिर किसी भी जीव का ले लीजिए, तो हम लोग का जो शरीर ना ये त्रिस्तरीय बना है। इसमें जो इसका पहला स्तर होता है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। जो सेकेंड होता है इसे हम कहते हैं मेसोडर्म, और जो थर्ड होता है इसे हम कहते हैं इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो जो हमारा शरीर होता है यह त्रिस्तरीय होता है। तो देखिए यहाँ पर ये खोखला है तो इसमें केवल 2 स्तर पाए जाते हैं। इनमें केवल 2 स्तर पाए जाते हैं। इनमें जो इसका पहला टर्म का होता है, इसका जो पहला स्तर होता है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्मिस। एक्टोडर्मिस। और जो इसका सेकेंड स्तर होता है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है ये क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। मैंने कहा कि आप एक संघ एक जीव को उठाइए और उसकी पूरी विशेषता लिख लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस संघ का सबसे अच्छा उदाहरण लीजिए आप हाइड्रा से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो हाइड्रा का नाम अवश्य ही आता है। जैसे कि अगर आप प्रजनन पढ़े होंगे ना तो वहाँ पर हाइड्रा का नाम आप जरूर सुने होंगे। पुनर्जन्म का पुनरुद्भवन ये सभी जो प्रक्रिया होती है ये हाइड्रा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हाइड्रा का अपन कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक। तो देखिए इस संघ का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा हाइड्रा। आप देखते हो कि जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा की आकृति कुछ ऐसे होती है। ये जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा की आकृति कुछ ऐसे होती है, मतलब अच्छे से बना नहीं आता है, बना लीजिएगा। ये हमारा क्या होता है? हाइड्रा की आकृति कुछ ऐसे होती है। इस पर क्या लगे होते हैं? स्पर्शक लगे होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें हमारे क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। इस संघ में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं इन संघों में हमारे क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। इस संघ में पाए जाने वाला क्या होता है? हमारा स्पर्शक पाया जाता है। जैसे कि ना अगर अब मैं आपको देखिए मैं आपको बताऊँ, आप ना वैसे इस समय रोपनी का सीजन है, मतलब धान की बुआई का, ठीक। तो आप जो रोपनी का बीज होता है, जो धान का बीज होता है, कह सकते हो बिया, भोजपुरी में बिया कहा जाता है। तो उस बीज की आप पोटली को उठाइए, और पोटली को उठाकर हाथ में लीजिए और किसी चीज़ को ऐसे ऐसे टच कीजिए। तो देखोगे कि ना जो उसमें पाए जाने वाले जो धान के बीज होंगे वो बहुत चिकने होंगे, मतलब एकदम कह सकते हो सॉफ्ट होंगे, जो किसी पकौड़ों करने में सहायता नहीं, बस ऐसे हिलेंगे डुलेंगे। वैसे ही हमारा स्पर्शक का होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जीव है, तो यह जीव का यही तो जो इसका स्पर्शक है
यही तो इसका हाथ पैर है। इसी से ये भोजन को पकड़ेगा, खाएगा और कुछ ना कुछ करेगा। तो जब इसमें स्पर्शक जो पाए जा रहे हैं ये कहाँ एकदम नॉर्मल है, एकदम सॉफ्ट है, तो ये किसी भी जीव को पकड़ने में उचित नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो स्पर्शक होता है ना, स्पर्शक पर कुछ कोशिकाएं लगी होती हैं। स्पर्शक पर कुछ कोशिकाएं लगती हैं जो हमारे कह सकते हो छोटे जीव जंतु होते हैं, जिनको ये हाइड्रा खाता है, उनको पकड़ने में क्या करती है, सहायता करती है, उनको मूर्छित करने में कह सकते हो लगभग ये विष का श्रावण करती है, जहर का श्रावण करती है, जिससे जो वो जंतु मर जाता है, मूर्छित हो जाता है और ये अपने भोजन को पकड़ लेती है। तो इन कोशिकाओं को कहते हैं हम दंश कोशिकाएं हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा होता है, संघ सिलेंट्रेटा में जो जीव पाए जाते हैं, इन जीवों में हमारी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जीवों में हमारी क्या पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जीवों में हमारी क्या होती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो दंश कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा का स्पर्शक में पाई जाती है। इन दंत कोशिकाओं का मेन कार्य ये होता है कि ये जीवों को पकड़ने और उनके मूर्छित करने अर्थात उन्हें मारने में सहायता करती हैं, और यही और अपने भोजन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मैंने कहा कि ये जो संघ होते हैं, इस संघ में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं ये खोखली गुहा वाले होते हैं। इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं क्या होते हैं, खोखली गुहा वाले होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पौधा है, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में क्या पाया जाता है, आहार ना पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम अपने पूरे शरीर से तंत्र हटा दें तो हमारा भी शरीर एकदम खोखला बन जाएगा, हमारा भी शरीर एकदम खोखला बन जाएगा और एकदम यहाँ पर कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें भोजन कर लाएंगे, लेकर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस यही करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस संघ में पाई जाने वाली जो गुहा होती है उस गुहा को हम कहते हैं जठर गुहा। जठर गुहा कह लीजिए या फिर जठर वाहिनी कहते हैं, जठर वाहिनी। तो इस संघ में पाए जाने वाले जो जीवों में जो हमारा खोखला गुहा होता है, खोखली गुहा को हम जठर वाहिनी कहते हैं। इस जठर वाहिनी को हम सिलेंट्रिया भी कहते हैं, सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। याद रखिएगा इस जठर वाहिनी को हम सिलेंट्रान भी कहते हैं, सिलेंट्रान भी कहते हैं। और इसी सिलेंट्रान से इस संघ का नाम दिया गया है संघ सिलेंट्रेटा। इस संघ का नाम दिया गया है संघ सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा। तो इस संघ का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा का है, हाइड्रा है। आशा करती हूँ कि ये जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा है, संघ सिलेंट्रेटा आपको समझ में आएगा। इसमें बस 2 पॉइंट याद रहेगा और सब पोरीफेरा लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें याद रहेगा कि जो इसमें का होता है, सर्वप्रथम उत्तक का विभेदीकरण होता है, इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्या होता है, इनमें एक जठर वाहिनी पाई जाती है जिसे हम सिलेंट्रान कहते हैं। और इस संघ का नाम दिया गया है सिलेंट्रान, संघ सिलेंट्रेटा दिया गया है। और जो इस पर स्पर्शक लगे होते हैं, स्पर्शक पर दंश कोशिकाएं लगी होती हैं। जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, जीवों को पकड़ने कार्य करती हैं। क्योंकि ये भी जो संघ होता है, इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ये सरल होते हैं, सरल होते हैं। तो इनमें कोई विशेष सजन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इनमें जो सजन की प्रक्रिया होती है इनके सतह के द्वारा ही होती है। आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो संघ सिलेंट्रेटा के जीव होते हैं इनमें जो सजन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, तो आप कहिएगा कि जो संघ सिलेंट्रेटा होता है, संघ सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले जो जीव होता है इनका जो सजन होता है इनका सतह के द्वारा ही होता है। जैसे कि आप एक कोशिकीय जीव में देखते हैं, जैसे अमीबा होता है, आप जानते हो कि जो अमीबा होता है, अमीबा में जो सजन की प्रक्रिया होती है उसकी सतह के द्वारा ही होती है। वैसे ही जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा और संघ पोरीफेरा होता है, इन सभी में जो हमारे सजन की प्रक्रिया होती है सतह के द्वारा ही होती है। तो हमने सबसे सरल जीवों का जो हमारा संघ था, संघ पोरीफेरा और संघ सिलेंट्रेटा पढ़ लिया। इसके बाद हम प्लेट एलिमेंट, अब इसके बाद हम जितने संघ पढ़ेंगे ना उनमें कहीं ना कहीं हम मानव के लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि जो उनका शरीर होगा वह द्विस्तरीय होगा और क्या होगा, द्विपार्श्व सममित होगा और क्या होगा, हमारा त्रिस्तरीय होगा। तो लाइट तो भाग गई है, वैसे आप लोग को पता नहीं शायद दिख रहा है कि नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।